हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी के चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे और आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कैसे किया जाता है उसको इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियोस है उसमें हम पढ़ चुके हैं आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों का संकलन हम कैसे करते हैं। अब आंकड़े जब हम संकलित कर लेते हैं तो वे कच्चे माल के रूप में होते हैं। तो इस कच्चे माल से सही निर्णय और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पहले हमें इसको व्यवस्थित रूप देना जरूरी होता है। तो आंकड़ों की व्यवस्थाएं कैसे की जाती है या उनको हम कच्चे माल से आसानी से समझ सके उसके लिए हम उनको व्यवस्थित कैसे करते हैं वो हमारे इस पाठ की विषय वस्तु रहेगी। तो सबसे पहले आंकड़ों का व्यवस्थीकरण क्या होता है उसका अर्थ हम समझ लें। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का क्या अर्थ है? आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का अभिप्राय है कच्चे माल के रूप में जो आंकड़े होते हैं उनको सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ताकि वे आसानी से समझ में आने लायक हो सके। देखिए, जैसे क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने एक एक बच्चे को उठाया और उससे उसके इंग्लिश में नंबर पूछ लिए। किसी ने मुझे 5 बताया, किसी ने मुझे 13 बताए, किसी ने मुझे 12 बताए, किसी ने मुझे 14 बताए या किसी ने मुझे 10 बताए, किसी ने मुझे 11, किसी ने 8। ऐसे 30 बच्चों ने मुझे अलग अलग प्रकार के अंक बताए। अब मेरे पास जैसे कितने अंक हो गए? 7, 15, 18, 19, 20, 23, 25 ऐसे अलग अलग अंक मेरे पास उपलब्ध हैं। लेकिन यदि मैं इन अंकों के आधार पर अपना कोई चीज समझने का प्रयास करूं या किसी दूसरे व्यक्ति को अचानक से ये आंकड़े बताऊं तो इन आंकड़ों को देखकर मैं ये नहीं कह सकती कि किस लड़के के कितने मार्क्स आए या कौन से वाले रोल नंबर के कितने नंबर हैं। आंकड़े तो मेरे पास आ गए कि मैंने अंग्रेजी विषय के अंक कलेक्ट किए, अंग्रेजी के अंक मैंने कलेक्ट करे, अंग्रेजी के अंक 30 विद्यार्थियों के होंगे तो मेरे पास 30 प्रकार के अंक आ जाएंगे। किसी के सिमिलर होंगे तो 2 अंक एक जैसे आ जाएंगे। लेकिन इन अंकों को देखकर मैं अपना निर्णय और निष्कर्ष नहीं बता पाऊंगी या मैं किसी दूसरे को भी समझाने का प्रयास करूंगी तो मैं उसको ये नहीं समझा पाऊंगी कि ये नंबर किस छात्र के हैं, ये नंबर किसके हैं या सबसे ज्यादा नंबर किस छात्र के आए, सबसे कम नंबर किस छात्र के आए, कौन सा विद्यार्थी फेल हुआ है या कौन सा मार्जिन पर है या कौन से लड़के को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए, इस प्रकार के अव्यवस्थित जो आंकड़े हैं यदि मैं इनको समझने के लिए इनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करती हूँ या मैं यूं कह सकती हूँ कि इनको सरल और व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से प्रस्तुत करूं कि ये सबके समझ में आने लायक हो जाए तो उस क्रिया को हम कहते हैं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम कच्चे माल के रूप में जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनको समझने के लिए हम उन्हें सरल या ऐसे विधियों से प्रस्तुत करते हैं जिससे वे हमें आसानी से समझ में आने लायक हो जाए। तो आंकड़ों का प्रस्तुत करने की वह विधि या तरीका जिससे हम उन्हें आसानी से समझ में आने लायक बना सकें वो विधि क्या कहलाती है? आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जिसकी सहायता से हम कच्चे माल के रूप में हमारे संकलित आंकड़ों को एक व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्थीकरण के द्वारा ही हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं इन्हीं आंकड़ों को या इन्हीं नंबर्स को रोल नंबर के आधार पर कहूं कि रोल नंबर 1 के 5 नंबर है, रोल नंबर 2 के 12 नंबर है, रोल नंबर 3 के 13 नंबर है या रोल नंबर 4 के 10 नंबर है, रोल नंबर 5 के 11 नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ रोल नंबर है और दूसरी तरफ प्राप्तांक, उसने इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यदि मैं इस तरह से इस सारणी को बनाऊं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से वाले छात्र क्या, कौन से रोल नंबर वाले विद्यार्थी के कितने नंबर आए अंग्रेजी में और हम उसको समझ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस छात्र के सर्वाधिक अंक है, किस छात्र के सबसे कम अंक है, कौन से विद्यार्थी फेल की श्रेणी में आ रहे हैं, कौन से विद्यार्थी पास हो गए, किनको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का
जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है कि इसकी सहायता से हम कच्चे माल के रूप में संग्रहित आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए सरल और व्यवस्थित ढंग से उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो अर्थ क्या हो गया इसको, कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में संकलित आंकड़ों को समझने योग्य बनाने के लिए उनका सरलीकरण व व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। समझ में आ गया आपको? एक उदाहरण लेके हमने इसको क्लियर किया था कि जैसे मैं किसी से कोई अंक पूछ लूं, चावल उत्पादन के बारे में किसानों से जाकर मैंने घर घर जानकारी ले ली है कि उन्होंने कितना चावल उत्पादन किया है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है कि अमुक क्षेत्र में इस किसान के खेत में इतना अनाज पैदा हुआ है, तो लास्ट में जब अपने आंकड़े कलेक्ट करके लौटूंगी तो मैं इस बात को शायद समझा भी ना पाऊं कि किस किसान के खेत में या कौन से क्षेत्र में कितना अनाज या चावल उत्पादन का कार्य किया गया है। तो कच्चे माल के रूप में हम जो आंकड़े कलेक्ट कर लेते हैं विभिन्न विधियों से, उनको आसानी से समझ में आने लायक बनाने के लिए जब हम उनका सरलीकरण करते हैं या उनको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की कोई क्रिया करते हैं तो उसको हम कहते हैं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। अब आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करने के तरीके कौन कौन से हमारे पास में, कौन कौन से तरीकों के द्वारा हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो तरीका है, दो आधारों पर हम इनका व्यवस्थीकरण कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर और दूसरा हम कर सकते हैं सारणी के आधार पर। सारणी, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करने के दो तरीके हमारे पास, एक है वर्गीकरण और दूसरा है सारणी के आधार पर। वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का अर्थ यदि हम देखें, अर्थ क्या है वर्गीकरण का, वर्गीकरण के आधार पर आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं हम। एक व्यवस्थीकरण करने की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों या उपवर्गों में बांट दिया जाता है। वर्गीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंकड़ों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों या उपवर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे किसी समग्र के आंकड़े हमने एकत्रित किए, उस समग्र की विभिन्न इकाइयों में कोई गुण है या नहीं, यदि है तो उसे अलग वर्ग में रख देना, नहीं है तो उसे दूसरे वर्ग में रख देना, और उसी वर्ग के यदि और अधिक उपवर्ग बन रहे हैं तो उन उपवर्गों के आधार पर उनका विभाजन कर देना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर या उनकी गुणों या उनके पास जो मौजूद विशेषताएं उनकी उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर या उनके गुणों की समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति धनी है, निर्धन, ये वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया है, धन संपदा के आधार पर। धनी और निर्धन दो वर्ग बना दिए। यदि हमें वैवाहिक स्थिति का पता लगाना है तो विवाहित, अविवाहित, विवाहित और अविवाहित। यदि हमें देश के अंदर रोजगार के स्तर का पता लगाना है तो रोजगार प्राप्त और बेरोजगार, रोजगार कितने के पास है और बेरोजगार कितने। तो विभिन्न आंकड़ों को उनकी विशेषताओं या उनके गुणों की उपलब्धता अनुपलब्धता के आधार पर, उनकी विशेषताओं की समानता और असमानता के आधार पर जब हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण। आपको समझ आ गया होगा वर्गीकरण का अर्थ क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग भागों या वर्गों में बांट देते हैं। विभिन्न जो विशेषताएं रखने वाले आंकड़े हैं, यदि हम उनकी समानता या असमानता के आधार पर उनके वर्ग, उपवर्ग या उनके अलग अलग प्रकार से भेद कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या हुआ,
आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया। अब देखिए वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। वर्गीकरण को पढ़ने अर्थ समझ लेने के बाद में यदि हम इसके उद्देश्य पढ़े कि वर्गीकरण करने के क्या फायदे हैं या वर्गीकरण करने से हमारे को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है इसका वर्गीकरण का, आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना, सरल व संक्षिप्त बनाना, संक्षिप्त बनाना। छोटा रूप दे देते हैं हम। जैसे मैंने क्लास में 10 लड़के बैठे हैं और उनमें से 5 लड़कों के सिमिलर मार्क्स आए। किसी सब्जेक्ट में 10 लड़के किसी क्लास में 10 लड़के बैठे हैं, उनमें से 5 लड़कों के अंग्रेजी में 3 नंबर आए, तो उन 5 लड़कों को मैंने एक ही श्रेणी में रखकर उनके नीचे लिख दिया है 3। तो ऐसा क्या हुआ, करने से क्या फायदा मिला, मुझे 3 नंबर 5 बार नहीं लिखना पड़ा और मैंने उनके लिए एक ही कॉलम बना दिया कि इन लड़कों के कितने नंबर है, 5 नंबर है या 3 नंबर है। तो समान विशेषता के आधार पर जब मैंने उन्हें अलग अलग भागों में बांट लिया, या हम यूं कहें 10 विद्यार्थियों में 2-2 लड़कों के सिमिलर अंक है, तो मैंने उन 2-2 लड़कों के लिए बार बार उसे पुनः अंक का प्रयोग नहीं किया है। उन दोनों लड़कों के नाम के आगे मैंने लिख दिया उनके 2 मार्क्स है या 4 मार्क्स है या 8 मार्क्स है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, मेरे जो आंकड़े विस्तृत थे वे कम भी हो गए और मैंने उनको सरलता से प्रस्तुत भी कर दिया। तो वर्गीकरण का जो पहला उद्देश्य यही है कि हमारे कच्चे माल के रूप में जो भारी मात्रा में आंकड़े संग्रहित कर लिए गए उनको समानता या असमानता के आधार पर जब हम बांट लेते हैं तो वे सरल भी हो जाते हैं और छोटे आकार में भी हो जाएंगे। दूसरा है, इसकी सहायता से आगे की सांख्यिकीय विश्लेषण हमारे लिए सरल हो जाता है। जैसे वर्गीकरण के बाद यदि हम सारणी बना रहे हैं या कोई चित्र बना रहे हैं तो उसके लिए वे हमें उपयोगिता प्रदान करते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर हम सांख्यिकीय अन्वेषण जो भी कर रहे हैं या सांख्यिकीय खोज और अनुसंधान कर रहे हैं उसके अंदर हमें आगे भी फायदा मिलता है। इसकी सहायता से हम अपने सांख्यिकीय अन्वेषण को उसकी समरूपता के आधार पर प्रकट कर सकते हैं। तीसरा, इसके द्वारा आंकड़ों में हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा, विभेदकारी होते हैं। वर्गीकरण विभेद बता सकते हैं कि अमुक लड़के के ज्यादा मार्क्स हैं, अमुक लड़के के कम मार्क्स हैं, कहीं पर उत्पादन अधिक हुआ है, मांग पहले की तुलना में बढ़ गई है, घट गई है, पूर्ति बढ़ी है, घटी है। इनकी सहायता से हम आंकड़ों की परस्पर तुलनाएं कर सकते हैं। जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए पिछले समयावधियों में उन आंकड़ों की क्या स्थितियां रही, तो वर्गीकरण के आधार पर यदि कोई चीज बताई जा रही है तो हम उसकी सहायता से अपना जो डिफरेंस है आंकड़ों का वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो चौथा इसका फायदा देखें, आंकड़ों को तुलना प्रदान करने में, तुलना योग्य बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तुलना योग्य सहायता यह भी हमें कौन देता है, जब कोई चीज विभेदनकारी है, यदि हमने उसमें भेद कर लिया, यदि हमने उनमें डिफरेंस बता दिया तो फिर हम उससे तुलना भी कर सकते हैं कि पहले की तुलना में कोई उत्पादन बढ़ा है, घटा है, पहले की तुलना में मांग और पूर्ति बढ़ गई है या घट गई है, या पहले की तुलना में कोई चीज में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इन सब स्थितियों को बताने में भी कौन हमारी मदद करता है, वर्गीकरण हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, पांचवा जो वर्गीकरण का उद्देश्य है, इसकी सहायता से आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार मिल जाता है। वैज्ञानिक आधार, आंकड़ों को हम वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञान में हम किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को पढ़ते हैं, किसी भी विषय को हम सिस्टमेटिक बताते हैं कि अमुक घटना के कारण अमुक घटना क्यों घटी है, उसके क्या कारण रहे हैं। तो इसके अंदर भी जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर देते हैं, उनमें अंतर बताकर उनकी तुलना भी कर रहे हैं, यानी हम उनको कैसा आधार दे रहे हैं, एक वैज्ञानिक आधार। क्योंकि किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन करके ही हम पहले की तुलना में उसमें वृद्धि क्यों हुई है, कमी क्यों हुई है, इन विधियों के आधार पर हम अपनी सांख्यिकी को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तो सांख्यिकी को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए भी वर्गीकरण हमारी मदद करता है और इसकी सहायता से हम अपने आंकड़ों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आकर्षक व प्रभावशाली, इफेक्टिव भी बना सकते हैं और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। कैसे?
यदि कोई चीज तालिका या वर्गीकरण के आधार पर उसके लिए कोई चीज बताई गई तो हमको देखने में इजी रहता है। आप खुद ही देखिए, कोई चीज वर्णनात्मक रूप में आपके सामने लिखी हुई है और उसी वर्णनात्मक चीज के लिए यदि मैं कहूँ भारत की जो उत्पादन है, चावल उत्पादन, वो सन 1951 में अमुक था, इतने टन था, 1961 में इतना हो गया, 81 में इतना हो गया, ये वर्णनात्मक चीज पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है। लेकिन यदि इसी चीज को मैं तालिका के द्वारा बता दूं कि ये समय 1951 में चावल उत्पादन दूसरी तरफ लिखा हुआ है, जैसे मैं कह दूं कि ये चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन, और इधर एक तरफ मैं लिख दूं वर्ष क्या है, वर्ष 1951, फिर 1981, 1991, 2001, फिर इधर टन में जैसे लिख दूं जो भी 50 टन उत्पादन हुआ है, 50 टन। ये मैं उदाहरण लिख रही हूँ, ये एक्चुअल स्थिति नहीं है। ऐसे ही नीचे लिख दूं मैं 80 टन हुआ है, फिर 125 टन हुआ है, 150 टन हुआ है। तो ये चीज देखने में मुझे आकर्षक भी प्रतीत हो रही है, प्रभावशाली भी होगी, और मेरे लिए उन आंकड़ों को याद रखना भी अधिक इजी होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि वर्गीकरण करने के बहुत सारे फायदे हैं। आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त ढंग से हम बता सकते हैं, उसमें आंकड़ों की उपयोगिता को और अधिक हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि आगे के सांख्यिकी अन्वेषण कार्य जो है इजी हो जाते हैं। इसकी सहायता से हम विभिन्न आंकड़ों को भेद करके या उनमें अंतर डिफरेंस बताकर तुलना योग्य भी बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार दे सकते हैं। अब देखिए वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है, या एक अच्छे वर्गीकरण में क्या गुण होने चाहिए। वर्गीकरण के उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद यदि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़े तो वर्गीकरण के विशेषताएं क्या होनी चाहिए, एक अच्छे वर्गीकरण में क्या क्या बातें शामिल होती है, उसमें अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं, वर्गीकरण की विशेषताएं, अर्थ और उद्देश्य के बाद में वर्गीकरण की विशेषताएं। अच्छे वर्गीकरण के लिए भी हम कह सकते हैं सबसे पहला तो व्यापकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। वर्गीकरण को देखकर स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कितना ही व्यापक वर्गीकरण करना हो। जैसे पहले हमने दो आधार पर वर्ग कर लिए, फिर उनके भी और अधिक भेद हो रहे हैं तो उसके आधार पर हमने उपवर्ग बना दिए, उपवर्गों के लिए भी और उपवर्ग बनाने पड़े तो हमें और अधिक भेद कर देने चाहिए। तो एक अच्छा वर्गीकरण वह है जो व्यापकता लिए हुए और उसको देखकर ही स्थिति क्लियर हो जाए कि क्या स्थिति वो वर्गीकरण कहना चाह रहा है। अच्छा वर्गीकरण व्यापकता इस स्तर के लिए रहता है कि हम पूरी वस्तु स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा इसका गुण है स्पष्टता होनी चाहिए। जो वर्गीकरण जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसमें हमारा उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यूं नहीं है कि एक तरफ तो हम जनसंख्या के आंकड़े लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने गरीबी के स्तर को बताना शुरू कर दिया, तो हमारा जो वर्गीकरण का उद्देश्य है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाने पर भी हमारा वर्गीकरण बेकार चला जाएगा। तो वर्गीकरण में पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए, वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। जो भी वर्ग उपवर्ग बनाए जा रहे हैं वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल स्पष्टता लिए हुए होने चाहिए। तीसरा सहजातीयता। वर्गीकरण के अंदर जो भी इकाइयों के लिए हम भेद उपभेद करते हैं या जो भी वर्ग बना रहे हैं और उनमें जिन इकाइयों को हम रख रहे हैं वो एक ही जाति की होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना 3 सिमिलर मार्क्स आए, किसी क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 5-5 व्यक्तियों के एक जैसे नंबर आए तो जिनके जैसे 5 नंबर आए मैं उनको एक कॉलम में रख लूं, जिनके 8 नंबर आए मैं उनको एक कॉलम में रख लूं, जिनके 10 नंबर आए मैं उनको एक कॉलम में रख लूं। इसका मतलब है कि मैंने जिन वर्गीकरण के अंदर कौन कौन सी इकाइयों को लिया है, सहजातीय प्रकार की, तो मेरा वर्गीकरण सहजातीय होना चाहिए। हर वर्ग में जो इकाइयां रखी जा रही है वो समान विशेषताएं, समान गुण या समान सहजातीय प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुकूलता। अनुकूल होना चाहिए वर्गीकरण हमारे लिए। देखिए अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप यदि हमारा वर्गीकरण नहीं किया गया है तो आगे की सांख्यिकी विधियों में हम उसको प्रयोग में नहीं ले पाएंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की तुलना यदि मैं कक्षा 5 से कर रही हूं तो मेरा ऐसा वर्गीकरण करना भी गलत होगा। उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक होना चाहिए कि बड़े बच्चों की तुलना बड़े बच्चों से की जाए, छोटे बच्चों की तुलना छोटे बच्चों से की जाए। और एक अच्छा वर्गीकरण
स्थिरता लिए हुए रहता है, बार बार उसमें परिवर्तन करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि वो स्थिरता नहीं लिए हुए, उनकी स्थितियों में बार बार चेंज आ रहा है, तो फिर हम जो वर्गीकरण करके बता रहे हैं कि अमुक बच्चे डल है, अमुक बच्चे होशियार है, अमुक बच्चे मिड बुद्धि वाले, तो हमारा वर्गीकरण गलत हो जाएगा। एक अच्छा वर्गीकरण वह है जिसमें लंबे समय तक स्थिरता बनी रहे, यानी उस वर्गीकरण को हमें वापस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और एक लास्ट इसकी विशेषता यदि मैं कहूं तो एक अच्छा वर्गीकरण लोचपूर्ण होता है, जिसमें हम समय स्थान और परिस्थिति के आधार पर उचित परिवर्तन भी कर सकें, ऐसी उसके अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे वर्गीकरण में व्यापकता, स्पष्टता, लोचपूर्णता, अनुकूलता, स्थिरता और सहजातीयता, इन गुणों का यदि समावेश होता है तो हमारा वर्गीकरण श्रेष्ठ होगा और आगे की सांख्यिकी विधियों के लिए हमारे लिए मददगार सिद्ध होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।